हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री 2023 एडिशन को, जिसमें हमारा जो है आज का ये टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत। इसमें हम दिल्ली सल्तनत के मतलब दो तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको सबको एक ही वीडियो में देख लेंगे जिसमें हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य एवं कला। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट थी, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया कि वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है आपको वीडियो के साथ में इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात यहाँ पर करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन व्यवस्था की। दिल्ली सल्तनत में मतलब प्रशासन कैसा था, चलिए देखते हैं। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया था। गुलाम वंश के जो सुल्तान थे तो इन्होंने 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया था। फिर उसके बाद जो है आ गया खिलजी वंश। उसके बाद शासन आ गया किस खिलजी वंश का। खिलजी वंश ने जो है ये 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आता है फिर तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक शासन किया। फिर सैयद वंश जो था तो सैयद वंश ने 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद लोधी वंश के शासकों ने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। इसमें जो है कई बार मतलब ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा राजवंश था। तो सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला जो राजवंश था तो वह तुगलक मतलब राजवंश था। तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक रहा था। आगे बात करेंगे यहाँ पर सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान जो है ये तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत में जो है सल्तनत काल में प्राय जो क्या क्या था, सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त जो है व्यक्तियों को अमीर की मतलब संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा जो है क्या मतलब अल्पवयस्क होता था। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ मतलब प्रशासनिक विभाग और इनसे इनको मतलब जो है प्रारंभ करने वाले शासक कौन कौन थे। यहाँ से मतलब बहुत ये जो है इसका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मतलब जरूर बनता है। तो पहला है दीवान मुक्तक राज, जो कि मतलब राजस्व विभाग था। राजस्व विभाग को कहते थे दीवान मुक्तक राज। इसमें मतलब शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसकी स्थापना हुई थी। मतलब ये राजस्व विभाग जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में होता था उसको दीवान मुक्तक राज कहते थे। फिर जो है ये मतलब दीवाने रियासत कहते थे बाजार नियंत्रण विभाग जो होता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही। फिर था दीवान ये दीवान अमीर कोही कृषि विभाग को कहते थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कृषि विभाग को दीवान ए अमीर कोही कहा जाता था। नेक्स्ट है दीवाने खैरात, जो कि ये दान विभाग था और ये फिरोज शाह तुगलक ने मतलब इसकी स्थापना करवाई थी। किसकी, दीवाने खैरात की, दान विभाग की। दीवान ये बंदगान ये मतलब क्या था, ये दासों से संबंधित संस्था थी। इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी, क्योंकि मतलब फिरोज शाह तुगलक जो था ये दासों का बहुत शौकीन था। अब कुछ और भी मतलब यहाँ पर विभाग दिए गए हैं, जो कि दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग से संबंधित था। सैन्य विभाग जो होता था दिल्ली सल्तनत में उसे दीवाने अर्ज कहते थे। दीवाने रिसालत जो था, दीवाने रिसालत ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित था। दीवाने इंसा जो था तो ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था, इसे दीवाने इंसा कहते थे। दीवाने बिजारत संस्था जो थी तो ये वित्तीय मामलों से संबंधित और राजस्व विभाग से संबंधित संस्था थी, उसे दीवाने बिजारत कहा जाता था। आगे बात करेंगे यहाँ पर ये जो बिजारत थी, दीवाने बिजारत तो ये एक ऐसी संस्था थी जिसमें इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। इसे जो है ये बिजारत को मतलब एक ऐसी संस्था थी, इसे इस्लामी जो संविधान था उसमें मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया था और मतलब किया गया था तथा जो है मुस्लिम ये सम्राटों के अधीन मंत्री परिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें बिजारत की संज्ञा दी गई थी, उन्हें बिजारत कहा जाता था। बिजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा किसने, अब्बासी खलीफाओं ने। अब ये अब्बासी जो खलीफा थे इन्होंने फारस से ली थी। महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद जो था तो ये प्रथम वजीर हुए थे जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। और राज्य का प्रधानमंत्री ये वजीर कहलाता था। राज्य का मतलब जो प्रधानमंत्री होता था तो ये वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः क्या होता था, ये राजस्व विभाग दीवाने बिजारत का प्रधान होता था। और इस दृष्टि से वह जो है लागान, कर व्यवस्था, दान तथा जो है सैनिक वे आदि सभी की देखभाल करता था। तुगलक काल में
ये जो तुगलक काल था तो इसमें मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज शाह तुगलक के समय वजीर का पद जो था तो ये अपने चरमोत्कर्ष पर था। वजीर का पद जो था तो ये इसकी फिरोज शाह तुगलक के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर था। आगे बात करेंगे यहाँ पर, ये दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया जाता था। दिल्ली सल्तनत में जो ये सेना का मतलब संगठन और पदों का विभाजन किया जाता था तो ये दशमलव प्रणाली के आधार पर किया जाता था। और घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान जो होता था वो सरेखेल या मतलब सरखेल कहलाता था। 10 सरखेल के ऊपर एक सिपाहसालार, 10 सिपाहसालारों के ऊपर जो है क्या एक अमीर, 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक और 10 मलिकों के ऊपर जो क्या होता था एक खान होता था। ये मतलब एक यहाँ पर सीरीज मतलब इनकी चलती थी। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया था। उसने कुरान में अनुमोदित जो है 4 कर लगाने की अनुमति दी थी। कौन कौन से थे वो 4? खराज, जजिया, खुम्स एवं जकात, ये 4 कर थे। इसमें जो ये खुम्स बहुत पूछा जाता है कि खुम्स मतलब क्या था, तो ये खुम्स जो था तो ये लूट का धन होता था, उसे खुम्स कहते थे। जो युद्ध में मतलब शत्रु राज्य की जनता से मतलब लूटने में जो प्राप्त होता था, इस लूट का कितना 4/5वां भाग जो है सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष जो 1/5 मतलब 5वां भाग बटता था तो वो राजकोष में जमा कर दिया जाता था। अब किंतु फिर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, तो ये 4/5वां भाग राजकोष में रखा और 1/5वां भाग जो है क्या ये सैनिकों में बांटा जाने लगा, मतलब जस्ट अपोजिट कर दिया। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो ग्राम होती थी, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर जो है चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ग्राम स्तर पर जो चौधरी होता था तो वो भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं थी, जीतल एवं टंका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे और उसी ने 2 प्रमुख मतलब सिक्के चलाए थे, एक तो चांदी का टंका, दूसरे जो है तांबे का जीतल जिसे कहते थे। ये चलाया था किसने, मतलब तो ये इल्तुतमिश ने चलाए थे। टंका एवं जीतल का जो है मतलब रेशियो होता था 1 रेशियो कितना 48 मतलब 1:48 होता था। अलाउद्दीन मसूद शाह जो कि 1242 से मतलब 1246 के शासन रहा था इसके सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित था और बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम थे। यह 1242 से लेकर 1258 तक खलीफा रहे थे और इल्तुतमिश के सिक्कों पर खलीफा अल मुस्तनशीर का नाम उल्लेखित था, जो कि 1226 से लेकर जो मतलब 1226 से 1242 ईस्वी तक खलीफा रहे थे। हदीस एक इस्लामिक कानून है, जबकि जवाबित क्या है, राज्य कानून है। ये मतलब हदीस और जो ये जवाबित है ये भी बहुत पूछे जाते हैं। तो ये हदीस था एक, ये इस्लामिक कानून था और जवाबित जो था तो ये राज्य कानून से संबंधित था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस की। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि। इतिहासकार जो बर्नी था तो उसने दिल्ली के ये सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि इसका मतलब कारण क्या था, तो इसका कारण जो था अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ये इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि सल्तनत काल में क्या था, अधिकतर जो मतलब आबादी थी तो वो इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, मतलब इस्लाम को मानती नहीं थी। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे, तो वो सभी जो है अधिकांश तुर्क वर्ग के थे। अधिकांश जो है क्या तुर्की थे। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में जो राजस्व वसूली के प्रभारी होते थे उसको आमिल कहा जाता था, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी जो है सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया था। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर मतलब ये खिलजियों के शासनकाल में नहीं, मतलब खिलजी जो सुल्तान थे उनके शासनकाल में नहीं अस्तित्व में आया था मीर बख्शी का पद। बाकी यहाँ पर जो है केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना जो होता था तो ये ग्रामों का समूह पर एक आमिल या
अमल गुजार की नियुक्ति की जाती थी, जो परगने के राजस्व संग्रह का कार्य करता था। इक्ता प्रणाली भारत की प्राचीन देसी संस्था न होकर अरब की मौलिक प्रणाली थी। कहा कि अरब की प्रणाली थी इक्ता प्रणाली, जिसका उद्भव पश्चिमी एशिया ईरान में हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था। और मीर बख्शी जो था, तो ये मीर बख्शी भी बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एक सैन्य विभाग था, मतलब सैन्य विभाग का प्रमुख और मनसबदारों का प्रमुख होता था मीर बख्शी। ये मुगल काल का पद है, ना कि सल्तनत काल का। ये जो है मतलब मीर बख्शी का पद है, तो ये मुगल काल का है, ना कि सल्तनत काल का। इसको हम जब अभी मुगल काल देखेंगे तो उसमें देखेंगे। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवाने अर्ज कहलाता था। जो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था तो वो दीवाने अर्ज कहलाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता जो है इक्ता व्यवस्था की नहीं है? इक्ता व्यवस्था की कौन सी व्यवस्था नहीं है? पहला स्टेटमेंट है, इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। दूसरा है, सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये भी थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जमा की जाती थी। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया था। इक्ता व्यवस्था के तहत इक्ता के धारक जो है इक्तादार या मुक्ति को उस भू क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जमा किया जाता था, बल्कि इसे राजस्व से मुक्ति अपने मतलब सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरे करता था, तथा उसे जो है इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। खालिशा या खालसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जमा की जाती थी। अबू अली हसन इब्न जो था, ये अली तुसी निजाम अल मुल्क की ये फारसी पुस्तक है। सियासतनामा में प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का विवरण मिलता है। इसमें सियासतनामा में फारसी पुस्तक है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही है? तो ये आरोही क्रम की बात हो रही है, तो सबसे पहले परगना, फिर सरकार, फिर सूबा, क्योंकि सूबा जो है मतलब सबसे बड़ा होता था। देख लेते हैं एक्सप्लेन इसकी, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो है कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, वीडियो भले ही लंबी बने। नेक्स्ट है इसकी एक्सप्लेन। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य को सूबा या मतलब प्रांत में बांटा गया था। सूबेदार सूबे के शासन का प्रमुख अधिकारी था। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया था। इन इकाइयों को सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था, और प्रत्येक सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया जाता था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी जो था, तो ये सिकदार होता था। और परगनों के अंतर्गत गांव होते थे, जिन्हें मावदा या दीह कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी बस्तियां होती थी, जिन्हें जो है इन बस्तियों को क्या नागला कहा जाता था। और शाहजहां के शासनकाल में परगना तथा सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया था, जिसे चकला कहते थे, जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। तब मध्यकालीन जो भारत में आकार की दृष्टि से ये सबसे पहले परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? ये की थी किसने? बलबन ने। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की थी बलबन ने। ये सैन्य व्यवस्था को मतलब सुदृढ़ करने के लिए, और सर्वप्रथम बलबन ने ही तत्पर सेना रखने की शुरुआत की थी। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवाने आरिज सैन्य मंत्री नियुक्त किया था। जो दीवाने आरिज था, तो वो सैन्य मंत्री होता था। उसे रायते अर्ज की उपाधि दी। दीवाने अर्ज विभाग का मुख्य कार्य जो था, ये सैन्य भर्ती, सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना और जो है वेतन वितरण आदि था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? तो पहला है दीवाने मुख्तराज, ये अलाउद्दीन ने शुरू किया था। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद तुगलक। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। बाकी ये दीवाने रियासत जो है, ये बलबन ने नहीं शुरू किया था। देख लेते हैं, दीवाने रियासत जो था, ये अलाउद्दीन खिलजी, ये मतलब बाजार नियंत्रण विभाग था, इसे कहते थे दीवाने रियासत। बाकी तो ये दीवाने खैरात जो था, ये दान विभाग था। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग था। दीवाने मुख्तराज ये राजस्व विभाग था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो पहला है दीवाने बंदगान, ये फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। ये दास विभाग था, मतलब दीवाने बंदगान था।
ये जी दीवाने बंदगान था तो स्थापना इसकी फिरोज शाह तुगलक ने की थी और ये दासों की देखरेख करता था। फिरोज के शासनकाल में दासों की मतलब अभूतपूर्व जो है वृद्धि हुई थी और इसमें जो है मतलब लगभग कितने प्रांतों में दासों की संख्या 1 लाख कितनी एक मतलब लाख 80,000 हो गई थी। बाकी ये जो ये दीवाने मुक्तक राज थी तो इसकी व्यवस्था किसने अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के संकट की स्थिति में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। दीवाने अर्ज जो था तो ये सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना बलबन ने की थी। नेक्स्ट है सल्तनत काल में दीवान अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। यह संबंधित था किससे, कृषि से। ये कृषि से संबंधित था दीवाने अमीर कोही। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। तो ये की थी किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है यहाँ पर एक तरफ जो है विभाग दिए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित मतलब जो भी संस्थाएं थी वो दी हैं, मतलब ये संस्थाएं दोनों ही हैं। यहाँ पर बता रहा है कौन सा मतलब सही सुमेलित है, मतलब देख लेते हैं। यहाँ पर दीवाने अर्ज जो था ये सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज जो है तो इसमें मतलब दिल्ली सल्तनत में ये सेना विभाग को कहते थे। दीवाने रिसालत जो था तो ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेशी मामलों से संबंधित था। दीवाने इंसा ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवाने वजारत जो था तो ये वित्तीय मामलों से संबंधित था। नेक्स्ट है दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। दीवाने अर्ज विभाग जो है ये संबंधित था किससे, रक्षा विभाग से। रक्षा विभाग से संबंधित था और इसकी स्थापना की थी बलबन ने। नेक्स्ट है निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था। ये हुआ था तुगलक के समय में। विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया था तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खालिफाओं ने फारस से ली थी और महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद वजीर हुए जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे और राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः जो है राजस्व विभाग दीवाने वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से जो है वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। फिरोज तुगलक, ये जो तुगलक काल मतलब है तो तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। ये विलय किसका था, मतलब मध्यकाल की सरकार की बात हो रही है तो ये विलय जो था किसका किसका था, फारस का, अरब का, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर, ये जो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। तो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर है कौन, खराश है, खराश है। बाकी ये खुम्स जो है तो लूट का धन है, उस्र है और मुक्तई है। खुम्स जो है तो ये लूट का धन होता था, उसे मतलब खुम्स कहते थे। खुम्स जो है तो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं है बल्कि यह एक मतलब धर्मनिरपेक्ष कर था। या खुम्स जो है लूट का धन होता था, जो लूट का धन होता था उसे कहते थे खुम्स। देखते हैं नेक्स्ट है भारत की किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी किसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह हस्तांतरणीय लगान अधिविन्यास था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या मतलब सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे जो क्या होते थे वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे, वे केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे, बाकी वो इसके कोई मालिक नहीं होते थे। नेक्स्ट है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन था। तो सर्वोच्च अधिकारी जो था वो होता था चौधरी, कहते थे उसको। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क न था बल्कि वे वंशानुगत और परंपरा से चले आ रहे गांव अथवा जिले के अधिकारियों से संपर्क रखते थे और जो है किसानों से लगान वसूल कर उन्हें देते थे। मुक्ति और वली के कार्यों की देखभाल के लिए सुल्तान ख्वाजा
नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करता था। नेक्स्ट है सर्व पर लगाया जाता था। सर्व कर किस पर मतलब लगाया जाता था? तो ये एक प्रकार का सिंचाई कर था। ये मतलब फिरोज शाह तुगलक ने कुरानों के नियमों की दृष्टि से मतलब 4 कर लगाने की अनुमति दी थी। तो पहला था खराज, दूसरा था जजिया, तीसरा था खुम्स एवं चौथा था जकात। और जो ये सिंचाई कर था तो उसे हक के शर्ब कहा जाता था, ये भी लगाया जाता था। नेक्स्ट है जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित ये संबंधित था राज्य कानून से, जवाबित। नेक्स्ट है हदीस है एक। हदीस क्या है? तो ये एक इस्लामिक कानून है हदीस। हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म की मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। नेक्स्ट है सल्तनत काल में फवाजिल। फवाजिल का अर्थ था, फवाजिल जो है तो इस फवाजिल क्या था? सल्तनत काल में फवाजिल जो था तो ये इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी, जिसे कहते थे फवाजिल या फाजिल। नेक्स्ट है सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का मतलब, सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राएं थी, कौन थी? जीतल और टंका। और इनका जो रेशियो क्या था जीतल और टंका का? 1:48। ये इल्तुतमिश ने मतलब चलाई थी। नेक्स्ट है निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो ये किसने? इल्तुतमिश ने चलाया था। नेक्स्ट है उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जो है टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो ये था इल्तुतमिश। देखेंगे नेक्स्ट है सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने होते थे? तो टंका बना होता था मतलब टंका, शशगनी एवं जीतल, तो ये बने होते थे चांदी और तांबे के बने होते थे। नेक्स्ट है किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? ये हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। अलाउद्दीन मसूद शाह जो कि 1242 से लेकर 46 तक शासन इसका रहा था, इसने सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम मतलब इसके सिक्कों पर अंकित हुआ। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तशीम थे, जो कि 1242 से लेकर 58 ईस्वी तक खलीफा रहे थे। इल्तुतमिश के सिक्कों पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लेखित था, जो कि 1226 से लेकर 1242 तक खलीफा रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कौन सा? दिल्ली सल्तनत में कला एवं स्थापत्य। कला एवं स्थापत्य भी मतलब जो ये दिल्ली सल्तनत का टॉपिक है, यहाँ से भी मतलब खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का हो, आरओ एआरओ का हो, या मतलब यूपीएससी का हो, या एसएससी का हो, या मतलब कोई भी एग्जाम हो, ये जो है दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कला एवं स्थापत्य टॉपिक को। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद तथा दिल्ली में राय पिथौरा जो है किले के निकट कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। इसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ जो है करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी, हौज शमसी ईदगाह, जामा मस्जिद शमसी बदायूं में, अतरकिन का दरवाजा नागौर आदि बनवाए थे। आगे बात करेंगे यहाँ पर अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर तथा सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। यह जो है कब 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में 1000 सितून तथा हौज अलाई का निर्माण करवाया था। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में मलिक गाफूर सुल्तानी ने जो है बयाना राजस्थान में उखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। भारत में विशुद्ध हिंद इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा जो है नई दिल्ली में मेहरौली के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक, ये बहुत मतलब पूछा जाता है कि किसके मकबरे में जो है सर्वप्रथम ये मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई देता है, तो किसके मकबरे में? बलबन के मकबरे में। वहीं अलाई दरवाजे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है, और खिज्र खान द्वारा निर्मित जमाते खाना मस्जिद जो है पूर्णतया इस्लामी शैली में निर्मित ये प्रथम मस्जिद है। कौन सी? जमाते खाना मस्जिद।
आगे बात करेंगे यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक की। तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में जो है इनका समय रहा था 1300, इनका शासनकाल 1320 से लेकर 25 ईस्वी तक। तुगलक वंश की स्थापना के बाद में दिल्ली में एक मतलब नगर की स्थापना की गई और उसका नाम रखा गया तुगलकाबाद। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण सुल्तान जो है किसने, सुल्तान इब्राहिम लोदी ने करवाया था। किसने, सुल्तान इब्राहिम लोदी ने करवाया था। और ये मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार कौन थे, तो अत्रि और महेश थे। अब यहाँ पे मतलब जो भी क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था। तो भारत में कागज का प्रयोग जो है तो ये 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हो जाता है। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर जो है संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा था। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। ये करवाया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर अलाई दरवाजा और अलाउद्दीन, तो इस प्रकार से मतलब आप जो है याद भी रख सकते हैं, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों तथा सफेद संगमरमर के द्वारा हुआ था। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। इल्तुतमिश के मकबरे में इस तरह मतलब इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुम्बद है। इसमें घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था और इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब या ट्यूडर मेहराब का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम जो है इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो ये कहाँ पर, अलाई दरवाजा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। ये क्वेश्चन मतलब पहले भी हम देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था, बाकी सबने दिया था। इसकी एक्सप्लेन जो तो है हम कई बार देख चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि इसके शासनकाल में क्या था, इसकी चौथी मंजिल को जो है काफ़ी क्षति पहुंची थी, तो उसने उस मंजिल के स्थान पर मतलब उस चौथी तो बनवाई ही बनवाई, साथ में और एक 5वीं मंजिल भी का निर्माण करवा दिया। तो ये तब से 5 मंजिल की इमारत हो गई। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है, यह है किसका, बलबन का मकबरा। भारत में विशुद्ध हिंद जो है इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा नई दिल्ली में मेहरौली के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा है। और बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई देता है। वहीं अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग हुआ है। और खिज्र खान द्वारा निर्मित जमाते खाना मस्जिद पूर्णतः जो इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दर्शातीत है। यह है कहाँ पर, बलबन के मकबरे में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनका जो है सही अरेंजमेंट बताना है। तो सबसे पहले निर्माण हुआ था कुतुब मीनार का, फिर उसके बाद तुगलकाबाद किले का, फिर उसके बाद हुआ था लोधी गार्डन का, फिर सबसे बाद फतेहपुर सीकरी। इनका सबका जो है समय काल देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, ये मतलब 1320 से 25 ईस्वी ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक नगर की स्थापना की और उसका नाम रखा तुगलकाबाद। उसने एक यहीं पर किले का निर्माण कराया। लोधी गार्डन जो है तो लोधी शासनकाल रहा था 1451 से लेकर 1526 में निर्मित हुआ था। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से लेकर 1210 तक रहा था, इसने प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 36 तक रहा था और इसके कार्यकाल में ये पूरा हुआ था। फिर फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं निर्माण किसने, अकबर ने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी में करवाया था। किसने, अकबर ने, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है, एक तरफ जो है मतलब निर्माण दिए हैं, मतलब भवन दिए हैं, एक तरफ किसने जो है निर्माणकर्ता दिए हैं, किसने किसका निर्माण करवाया था। देखते हैं यहाँ पे इसकी एक्सप्लेन में। ये सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था किसने, इल्तुतमिश ने। लाल महल का बलबन ने, जमात खाना मस्जिद का खिज्र खान ने और 2.5 दिन का झोपड़ा तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था।
नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। इसके रचयिता थे अत्रि कवि। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जयता ने किया, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। नेक्स्ट है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मतलब ऊपर नीचे हो गया है, देख लेते हैं। ये चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। ये निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? ये राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। किसके? राणा कुंभा के शासनकाल में। देखेंगे नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित ही नहीं है अजमेर कुव्वतुल इस्लाम। ये कुव्वतुल इस्लाम जो है अजमेर में नहीं है। बाकी जौनपुर में अटाला मस्जिद है, गुलमर्गा में जामा मस्जिद है और मालवा में जहाज महल है। देख लेते हैं कुव्वत इस्लाम जो है कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। कुव्वत इस्लाम कहाँ पर है? मस्जिद है ये दिल्ली में है। और देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर एक तरफ मतलब वास्तु शैली दी है, एक तरफ संबंध राजवंश दिए हैं। देखते हैं किससे कौन सी मतलब किस राजवंश से कौन सी शैली संबंधित थी। मेहराब की निचली सतह पर जो है कमल कली की झालर, ये किसी खिलजी वंश से संबंधित थी। अष्टभुजीय मकबरों का उदय ये तुगलक के शासनकाल में हुआ था। स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग ये विजयनगर साम्राज्य में हुआ था। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार तो ये मतलब शर्की राज्य में हुए थे, मतलब शर्की के शासनकाल में। एक यहाँ पर छोटा सा और टॉपिक रह गया है, दिल्ली सल्तनत में मतलब साहित्य। इसका साहित्य मतलब किस प्रकार का था उसको भी देख लेते हैं। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय जो है अमीर खुसरो के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। और अमीर खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा है। लगभग 8 वर्ष की आयु में ही ये कविता रचने लगे थे और ऐतिहासिक विषय को लेकर उनकी पहली मसनवी किरान उस शादेन है। और उनकी अन्य रचनाओं में मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, तारीख लाई, आशिका, नूह सिपीहर तथा तुगलकनामा प्रमुख है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक जो है मसनवी है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया। अमीर खुसरो स्वयं कहता था वह संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाएं जो हिंदवी के भाग हैं जानता है। एक दोहे में वह कहता है, मैं एक भारतीय तुर्क हूँ, मैं हिंदवी बोलता हूँ, मुझे अरबी बोलने की मधुरता नहीं है। भारत में कव्वाली नामक संगीत गायन शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता जो है ये अमीर खुसरो ही थे। आगे बात करेंगे यहाँ पर, ये नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को ही माना जाता है। उसका कहना था, न लफ्जे हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी शब्द फारसी से कम नहीं है। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं से 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। और भारत में जो है फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ है। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान जो है प्रदान किया गया था। आगे बात करेंगे तबकाती नासिरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ जो है, तबकाती नासिरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित किया गया है। शम्स-ए सिराज जो कि अफीक तथा जियाउद्दीन बर्नी ने एक ही नाम से अलग अलग किताब तारीख फिरोज शाही की रचना की। ताजुल मासिर जो है तो ये सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। शम्स-ए सिराज अफीक तथा जियाउद्दीन बर्नी ने अलग अलग तारीख फिरोज शाही की तथा ख्वाजा अबू मलिक इशामी ने फतूह उस शलातीन की जो है रचना की। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। और तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण जो है तो ये फुतूहात फिरोज शाही के नाम से लिखा। ये फिरोज शाह तुगलक का संस्मरण है। अब देखेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद की रचना जो है इसका प्रसिद्ध लेखक है। तो किताबुल हिंद की रचना की है अलबरूनी ने। अलबरूनी जो है
ये मतलब अरब से आने वाला यात्री है। इसका वास्तविक नाम अबू रिहान है और इसकी महत्वपूर्ण कृति जो है तहकीक हिंद है अथवा किताबुल हिंद है, जो ये भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष विवरण इसमें मतलब आधारित है इस पर। नेक्स्ट, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था तो ये कहाँ हुआ था? एटा में। ये तो सब अभी मतलब देख ही चुके हैं, बिल्कुल अभी देखा है, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर? पटियाली में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो किसने? अमीर खुसरो ने कहा था। नेक्स्ट, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो ये खड़ी बोली के मतलब विकास में। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, विशेषतः हिंदी जिसे सर्वाधिक प्रेम करता था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया और वह स्वयं कहता है वह संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाएं जो हिंदवी के भाग हैं जानता है। एक दोहे में वह कहता है, मैं भारतीय तुर्क हूँ, मैं हिंदवी बोलता हूँ, मुझे अरबी बोलने की मधुरता नहीं है। मुझे उसने खड़ी बोली के विकास में जो है अग्रगामी भूमिका निभाई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो 7 सुल्तानों का शासनकाल देखने वाला जो थे तो वो 2 लोग थे, तो अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे, तो इन दोनों ने ही 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों के नाम याद रखिए, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे? ये संबंधित थे गियासुद्दीन बलबन के दरबार से। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अमीर खुसरो नसीरुद्दीन महमूद बलबन, कैकुआ क्यूमर्स, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, मुबारक शाह, नसीरुद्दीन, खुसरो शाह, गियासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत रहा था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जो है शिष्य भी था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे थे, ये रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से। नेक्स्ट, अमीर खुसरो एक जो है ये कवि था, संगीतज्ञ था और इतिहासकार था, तो ये तीनों था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई फारसी काव्य शैली शबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, तो ये कौन थे? अमीर खुसरो थे। ये हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कहा जाता है अमीर खुसरो को। उसका कहना था, नून लफ्जी हिंदी वस्त्र आज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। नेक्स्ट है, किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है किसको? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, तो वो कौन था? अमीर खुसरो था। ये बिल्कुल अभी देख चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? ये था कि और अमीर खुसरो ही था। नेक्स्ट है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। बिल्कुल करेक्ट है। ये हिंदू मतलब देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में एक मतलब गीतों का संग्रह है, जिसे क्या है, कौन किताब? ये नौरस। ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया है। और दूसरा है, भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता कौन थे? तो ये अमीर खुसरो थे। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ पर भी इसके एक्सप्लेन में मतलब वही बिल्कुल स्टेटमेंट ही लिखे हैं। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, तबकाती नासिरी का लेखक कौन था? तबकाती नासिरी के लेखक थे मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज जो ये लेखक थे इसकी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके जो है इनका सही अरेंजमेंट बताना है। देखते हैं इनकी मतलब इनका सही अरेंजमेंट। सबसे पहले
फतवा या जहानदारी पुस्तक के लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी। पृथ्वीराज रासो फिर लिखी गई पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक थे चंद्रबरदाई। फिर किताबुल हिंद की रचना अलबर्नी ने की। फिर तबकाते नासिरी की रचना मिनहास उस सिराज ने की। जो उसने मतलब ग्रंथ है उसने ममलूक सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को यह ग्रंथ समर्पित किया। इनका सही अरेंजमेंट जो है तो सबसे पहले किताबुल हिंद, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर तबकाते नासिरी, फिर फतवा ये जहानदारी। नेक्स्ट है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, तो ये तबकाते नासिरी से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया, तो ये संरक्षण किसको, फारसी भाषा को प्रदान किया था। ये सल्तनत की स्थापना के बाद, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद क्या हुआ, ये फारसी भाषा को राजभाषा का स्थान प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, तो ये होता था किस लिए, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए होता था। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। लोक प्रयोग के संस्कृत के जो है विभिन्न रूपों को पतंजलि ने अपभ्रंश कहा। आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। विद्वानों को मत है कि उत्तरी भारत की विभिन्न हिंदी बोलियों तथा कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, शौरसैनी तथा मराठी आदि भाषाओं का विकास जो है ये अपभ्रंश से ही हुआ है। नेक्स्ट है एक तरफ जो है ये मतलब रचनाएं दी हुई हैं, एक तरफ उनके रचनाकार दिए हैं। देखते हैं किसकी रचना है, कौन है। ये जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में लिखी है। तारीख फिरोजशाही रचना लिखी है। एलियट और डाउटसन ने उसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया। दूसरी है ताजुल नास, ये माशिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा। या खुरासान स्थित निशापुर का निवासी था यह ग्रंथ, उसका जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है। जो याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में लिखी तारीख मुबारक शाही, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। मिनहाज उस सिराज ने जो है तबकाती नासिरी की रचना की है। नेक्स्ट मतलब है यहाँ पर भी एक तरफ रचनाएं, एक तरफ उनके रचनाकार हैं। देखते हैं कौन सी रचना मतलब किस रचनाकार की है। ताजुल मासिर ये हसन निजामी की। खजाइन उल फतूह जो है तो ये अमीर खुसरो की। तारीख मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सरहिंदी की। फतवा या जहानदारी ये जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की थी, ये की थी किसने, अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तारीख फिरोजशाही के रचनाकार कौन है, तो तारीख फिरोजशाही के रचनाकार हैं कौन, जियाउद्दीन बर्नी और जो है शमसे सिराज अफीक। मतलब इस मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है इसका उत्तर क्या है, बी माना है। तो मतलब ये भी डिपेंड करता है कि आयोग जो है क्या ही उत्तर मान ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक तरफ रचनाएं एक तरफ रचनाकार दिए हैं। तारीख हिंद है रचना अलवर्नी की। तारीख ये दिल्ली है खुसरो की। रेहला है इब्न बतूता की। तबकाते नासरी है मिनहाज सिराज की। नेक्स्ट है यहाँ पर भी मतलब कृतियां हैं और एक तरफ उनके जो है लेखक दिए हैं। देखते हैं कौन कृति किस लेखक की है। हकाई की हिंदी है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की। तहजीबुल अखलाक है इब्न मिश्काविया की। कुंजुल तिजार है बैलकल कवायाकी की। और जवाम्यूल जो है तो ये जवाम्यूल हिकायात ये सदरुद्दीन मोहम्मद औफी की रचना है। नेक्स्ट है फवायतुल फवाद नामक पुस्तक लेखक निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया है। तो इसका संकलन जो है तो ये अमीर हसन सिजजी ने किया है। किसने, अमीर हसन सिजजी ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है, तो ये किसको माना जाता है, सितार को। किसको, सितार को। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। सितार संगीत वाद्य जो है ये हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया। भारतीय संगीत ने मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रुचि के लिए प्रेरित किया और सल्तनत काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतज्ञ हुए। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे एवं भारतीय वीणा को मिलाकर जो है सितार का आविष्कार किया। उसने कुछ भारतीय और फारसी रागों का सुंदर मिश्रण किया और कुछ नवीन राग शैलियों जैसे ईमान, जिल्क, साजगरी आदि को भी जन्म दिया।
नेक्स्ट है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन हुआ, तो ये किसने? अमीर खुसरो ने किया था। ये कब? 13वीं और 14वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा? तो ये किसने? ख्वाजा जियाउद्दीन बरनी नक्शवी ने। ये मतलब क्या थे? फारसी चिकित्सक और सूफी संत थे। इन्होंने 14वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के बदायूं में मतलब ये प्रवास कर गए थे। फिर देखती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजदूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किसको? राणा कुंभा को जाना जाता है। किसको? राणा कुंभा को जाना जाता है। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ मतलब 1440 से लेकर 1448 ईस्वी का निर्माण करा है। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। नेक्स्ट एक तरफ नाम दिए हैं मतलब लेखकों के और एक तरफ जो है ग्रंथ दिए हैं। बताना है कौन सा युग में जो है सुमेलित है। सुमेलित यहाँ पर पुंडरीक विट्ठल ये रागमाला इनका ग्रंथ है। बाकी देख लेते हैं कौन ग्रंथ किसका है। पुंडरीक विट्ठल ने संगीत ग्रंथ रागमाला की रचना की, जबकि संगीत राज नामक संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने की। राग चंद्रिका की रचना द्वारकनाथ भट्ट ने की और राग कल्पद्रुम की रचना ये कृष्णानंद व्यास ने की और काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी ने भी राग चंद्रिका की रचना की है। नेक्स्ट है इधर भी एक तरफ ग्रंथ है, एक तरफ उनके जो है रचयिता दिए हैं। तो देखते हैं कौन सी रचना मतलब किसकी है। रागमाला जो है तो पुंडरीक विट्ठल की है। रस कौमुदी ये श्रीकंठ की है। राग विबोध ये सोमनाथ की है। चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है तो ये वेंकट मखिन की है। नेक्स्ट है एक तरफ लेखक और एक तरफ पुस्तकें दी हैं। देखते हैं कौन सी पुस्तक किसकी है। मतलब रास पंचाध्यायी जो है तो ये नंददास की है। चैतन्य भागवत ये वृंदावन दास की है। चैतन्य मंगल ये जयनंदा की है। भक्ति रत्नाकर जो है तो ये किसकी? नरहर चक्रवर्ती की है। नेक्स्ट है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। तो संस्मरण लिखने वाला था कौन? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपने संस्मरण फुतुहात ये फिरोज शाही के नाम से लिखे थे। इस पुस्तक को पढ़ने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने आप को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।